देखो जरा, चाय का विकास 1835। हाँ, चाय का विकास आप एक टॉपिक कर रहे थे, रैमजे कमिश्नर है ना। हाँ, तो देखो पिछली क्लासों के अंदर आपने ये टॉपिक कर लिया, हेनरी रैमजे ये कमिश्नर हुए कुमाऊं के, और रैमजे कुमाऊं के कमिश्नरों में सबसे इंपॉर्टेंट कमिश्नर है। रैमजे को कुमाऊं का कमिश्नर बनाया गया था 1856 में, और वो 1884 तक कमिश्नर रहे हैं कुमाऊं के। तो अगर वो 56 से 84 कुमाऊं कमिश्नर बनते हैं तो इसका मतलब वो कुमाऊं में सबसे ज़्यादा समय तक कमिश्नर बनने वाला आदमी है। ठीक है, हेनरी रैमजे। तो इसका कार्यकाल बहुत बड़ा था, और आपने इसके बारे में पिछली क्लासों में जो टॉपिक कर दिए ना, 1857 की क्रांति हुई, इसने वनों का विकास करवाया, मतलब वनों के सेक्टर में, फॉरेस्ट वाले सेक्टर में कुछ ना कुछ काम करवाया। फिर एक टॉपिक हम लास्ट कर रहे थे कि रैमजे के समय ही नहीं पर उसके आस पास के सेक्टर में या ब्रिटिश काल में हम देखें तो ये एक टॉपिक आप कर रहे थे, चाय का विकास। हमारे राज्य में चाय का विकास कैसे कैसे हुआ। चाय का मतलब चाय की खेती से मतलब है, चाय का विकास से यहाँ मतलब किससे, चाय की खेती से। अब जब आप चाय का विकास पढ़ते हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या क्या पॉइंट निकल के आए अभी तक किया आपने, कि देखो जी, चाय के बारे में पहली संभावना 1824 में व्यक्त करी थी किसने, बिशप हीबर। तो ये बिशप हीबर नाम का एक व्यक्ति था, इसने 1824 ईस्वी में कुमाऊं की यात्रा करते हुए ये संभावना व्यक्त करी थी कि कुमाऊं में चाय की खेती की जा सकती है, कुमाऊं में भी चाय की खेती की जा सकती है। 1824 में बिशप हीबर ने ये संभावना व्यक्त करी थी। इसके ठीक 10 साल के बाद 1834 में क्या हुआ, चाय कमेटी का गठन किया गया। चाय कमेटी किया था ये पॉइंट, और चाय कमेटी की स्थापना लॉर्ड विलियम बेंटिक ने करवाई थी। लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा चाय कमेटी जो बनाई गई उसमें अध्यक्ष किसको बनाया, कॉलहन। तो कॉलहन जो है वो चाय कमेटी के अध्यक्ष बने, और ये साल 1834 की कहानी है। तो 1834 में चाय कमेटी की स्थापना हो जाने के बाद साल 1835 आया, और 1835 में क्या हुआ, चाय के बगीचे लगने शुरू हुए, चाय बागान स्थापित किए जाने प्रारंभ हुए। चाय का पहला बगीचा हमारे राज्य में कहाँ लगाया गया, उत्तराखंड में चाय बगीचे या चाय के बागान लगने शुरू हुए 1835 से। और चाय बागानों में चाय का पहला बगीचा जो है, जो लक्ष्मीश्वर कहाँ पर है, अल्मोड़ा। अब मुझे बताओ, अल्मोड़ा के लक्ष्मीश्वर में पहला चाय का बगीचा किसने लगवाया, इसका नाम क्या था, क्या कह रहे हो, कॉलहन, फॉकनर। अच्छा, फॉकनर, ठीक है, फॉकनर। फॉकनर वो अंग्रेज अधिकारी था जिसने चाय का पहला बगीचा हमारे राज्य में, और लक्ष्मीश्वर नाम की जगह है अल्मोड़ा, वहां पर लगवाया। इसी साल 1835 में चाय का दूसरा बगीचा लगा। ये पहला बगीचा है चाय का, पहला चाय बागान कहां पर लगाया गया, लक्ष्मीश्वर में। दूसरा चाय का बगीचा जो है ना वो भरतपुर में लगाया गया, भरतपुर, और ये जगह जो है ये नैनीताल में थी। 1835 में ही अल्मोड़ा के लक्ष्मीश्वर में पहला चाय बगीचा, पहला चाय का बागान स्थापित किया गया, और इसी साल 1835 ईस्वी के अंदर नैनीताल के भरतपुर में भी चाय का बगीचा स्थापित किया गया। अब ये नैनीताल के पास में जो भरतपुर नाम की जगह है, यहाँ पर चाय का बगीचा जिसने लगाया उसका नाम बिल्कीवर्थ था। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट टाइप का टॉपिक कभी कभी के लिए हो सकता है किसी परीक्षा में। जैसे आपने पीछे देखा होगा, उत्तराखंड यूके SSSC वालों ने जो पेपर कराए थे पिछले साल, तो उन्होंने भर भर के चाय के विकास से प्रश्न डाल दिए थे। तो वो डिपेंड करता है, कभी कभी डाल देते हैं, उनका मूड बन जाए तो अच्छा एक टॉपिक बनता है। तो जी, चाय की संभावना व्यक्त करी थी भाई जी किसने, बिशप हीबर ने। फिर चाय का कमेटी, ये तो बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत पहले UBTR के जमाने में एक बार प्रश्न पूछा गया कि भाई चाय कमेटी के अध्यक्ष का नाम बताओ, तो अध्यक्ष कौन थे, कॉलहन थे। पहला चाय बगीचा एक बहुत कॉमन सा प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछ लेता है। तो 1835 में चाय के बगीचे लगाए गए, और चाय का बगीचा आप देखो अल्मोड़ा में किसने लगाया, तो आप क्या कहोगे, हाँ, फॉकनर के द्वारा 1835 में चाय का बगीचा लक्ष्मीश्वर में लगाया गया। और बिल्कीवर्थ फिर एक और आदमी था, तो इस बिल्कीवर्थ ने चाय का बगीचा जो है वो भरतपुर, ये कहाँ पर है, भरतपुर, नैनीताल, यहाँ पर चाय का बगीचा स्थापित किया। और ये कहानी कब की है, तो ये कहानी 1835 की है। 1835 के बाद धीरे धीरे करके उत्तराखंड में चाय का जो मतलब खेती है, हाँ, विकास, आपने कहा कि चाय का विकास होना शुरू हुआ। धीरे धीरे करके चाय बागानों की संख्या बढ़ाई गई।
अब हम जब 1843 में आते हैं, 1843 में आते हैं, तो 1843 आते आते ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, चाय के बगीचों की संख्या बढ़ा दी। पहले चाय के कितने बगीचे थे, 2। अब 1843 आते आते ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, चाय बागानों की संख्या बढ़ा दी और चाय के बगीचे लगाए। तो 1843 में जो चाय बागान लगे उनमें एक चाय का बगीचा लगाया गया हवाला बाग में। हवाला बाग कहाँ पर है, हवाला बाग अल्मोड़ा में। तो अल्मोड़ा में हवाला बाग के अंदर एक चाय बगीचा लगाया गया। और आपने देखा होगा पेपरों में आपके पास खूब बार बार प्रश्न आता है एक जगह का, गडोली। गडोली गडोली एक जगह थी और ये जगह बेसिकली आपकी कहां पर थी, पौड़ी। तो 2 चाय के बगीचे हमारे पास ऑलरेडी थे। अब 1843 में क्या किया, 2 और चाय के बगीचे हमारे राज्य में स्थापित किए गए और चाय बागानों की संख्या फिर कितनी हो गई, 4 हो गई। तो अब देखो जी 1843 में जो चाय के बगीचे लगे, एक हवाला बाग में, गडोली में। हवाला बाग का जो चाय बगीचा है वो मेजर कॉर्बेट के द्वारा स्थापित किया गया। मेजर कॉर्बेट ने हवाला बाग का जो चाय बगीचा है उसकी स्थापना करी। और गडोली जो पौड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, गडोली पौड़ी गढ़वाल के गडोली में चाय का बागान लगाने वाला आदमी, उसका नाम सुना आपने, हडल्स्टन। हडल्स्टन नाम का एक व्यक्ति था और हडल्स्टन नाम के व्यक्ति के द्वारा 1843 में पौड़ी के गडोली में एक चाय का बगीचा लगाया गया। तो क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे चाय का विकास कर रहे हैं कि भाई उत्तराखंड में ही चाय की खेती की जाए जिससे चाइना पर डिपेंडेंट ना रहना पड़े, तो यहीं पर चाय का विकास हो जाए। तो हवाला बाग में मेजर कॉर्बेट ने और कैप्टन हडल्स्टन के द्वारा 1843 में गडोली, जो कि बेसिकली पौड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, और वहां पर भी चाय के बगीचे लगाए गए। तो चाय के बगीचे बढ़ रहे हैं ना। अब क्या हुआ ना, धीरे धीरे आप बात को समझने की कोशिश करो। अब धीरे धीरे करके चाय की खेती का विकास हो रहा था, चाय के बगीचे लगाए जा रहे थे। अब अंग्रेजों ने क्या देखा कि हमारे राज्य के अंदर वो चाय की खेती तो करने लग गए, पर उनको जो प्रोडक्शन होता था ना, वो प्रोडक्शन बहुत कम था। मतलब जैसे उन्होंने चाय के पौध लगा दिए, चाय के पौध लगाने के बाद जितना प्रोडक्शन होना चाहिए उतना प्रोडक्शन होता नहीं था, बहुत कम प्रोडक्शन होता था। अब चाय के बगीचों में उनका इनिशियल कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा था। चाय के बगीचे लगाने के बाद कई सारे माली वहाँ पर लग दिए, कई सारे सुरक्षा कर्मी वहाँ पर लगा दिए, उनको सैलरी भी देना पड़ता था, फिर चाय की पौध भी लेकर के आनी पड़ती थी। उसके बाद चाय का जो उत्पादन होता था वो कम होता था। तो चाय का उत्पादन कम होने की वजह से अब अंग्रेजों को ये लगा कि हमें चाय की खेती करनी आ नहीं रही है, मतलब जिस तरीके से चाय की खेती की जानी चाहिए वो उनको लगा कि हमको आ नहीं रहा है। तो अब देखो अंग्रेजों ने कुछ प्लान बनाए। सबसे पहला प्लान अंग्रेजों का ये था कि एक काम करते हैं, हम यहाँ से अपने आदमियों में से किसी एक आदमी को भेजते हैं चाइना, क्योंकि चाय के लिए फेमस जगह कौन सी है, चाइना। तो उन्होंने कहा चीन भेजते हैं किसी को, और हमारे में से ही कोई अंग्रेज आदमी चाइना जाए और चाइना जा करके चाय का प्रशिक्षण लेकर के आ जाए, मतलब ट्रेनिंग कर ले वहाँ पर कि चाय की खेती कैसे होती है। तो 1848 ईस्वी के अंदर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा एक अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम था फॉर्च्यून नामक अंग्रेज अधिकारी को 1848 में क्या किया, चाय का प्रशिक्षण लेने के लिए, चाय की ट्रेनिंग लेने के लिए, चाय का प्रशिक्षण लेने के लिए चाइना भेजा गया, चीन भेजा गया। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जिस अंग्रेज अधिकारी को चाय का प्रशिक्षण लेने के लिए चाइना भेजा गया, उस आदमी का नाम क्या था सर, फॉर्च्यून उसका नाम था। फॉर्च्यून नामक एक अंग्रेज अधिकारी को 1848 में चाय का प्रशिक्षण लेने के लिए चाइना भेज दिया गया। 1848 ईस्वी के अंदर फॉर्च्यून नामक अंग्रेज अधिकारी को चाय का प्रशिक्षण लेने के लिए चीन भेजा गया। 4 बगीचे आपके लग चुके हैं। फिर एक आदमी को भेजा जिसका नाम फॉर्च्यून था, वो चाइना गया और उसको वहां पर क्यों भेजा गया था, ताकि वो चाय की ट्रेनिंग लेकर के आए ना, कि चाय की खेती कैसे विकसित की जाती है। अब क्या हुआ ना कि फॉर्च्यून जब चाय की ट्रेनिंग लेने के लिए चाइना गया, उसने वहां ट्रेनिंग ली और ट्रेनिंग लेकर के जब वो वापस आया, यहाँ पर कुमाऊं में वापस आया, उत्तराखंड में वापस आया, तो उसने ट्रेनिंग तो ले ली, पर उसको मतलब सिर्फ एक थ्योरेटिकली नॉलेज हो पाया वहां जाके। प्रैक्टिकली तो चाइना वालों ने भी उसको उतना ट्रेन नहीं किया और प्रैक्टिकली वो वहां पर चीज़ों को सीख भी नहीं पाया। उसने खूब सारी क्लासेस अटेंड करी होंगी और क्लासेस अटेंड करने के बाद उसने कहा चाय के लिए ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, पर जब प्रैक्टिकली उसने उस चीज़ को लागू किया तो प्रैक्टिकली वो कहानी पॉसिबल हो नहीं पाई। एक थ्योरेटिकली चीज़ है और एक प्रैक्टिकली अलग है ना, जब तक आप करेंगे नहीं। जैसे तुमको घर पे बनाना है भटूरा, भटूरा मैं इसलिए कह रहा क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल किया है पहले। भटूरा कैसे बनाते हैं, मैदा लाते हैं, मैदा को गूंदो और उसमें एक डालते हैं सोडा और बन जाएगा भटूरा। तो बस उसमें तो यही लिखा था इंटरनेट में, तो मैंने ऐसे ही किया, मैदा लाया, उसमें सोडा डाला, तलवार बनी तलवार। तो आप समझ रहे, मतलब थ्योरेटिकली मैं सीख गया कि भाई अब इतना आसान है क्या भाई, और डालो उसमें सोडा, अब बनाया रोटी की तरह, डाला उसको
चकला होता ना जैसे चकला कटो ऐसा बन गया, एक भी नहीं बन पाया। तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाया। जब वो चाइना से वापस आया फॉर्च्यून, उसने यहाँ चाय की खेती को बढ़ाने का प्रयास किया, पर चाय की खेती को बढ़ाने में वो पूरी तरीके से असफल रहा। तो अब अंग्रेजों के दिमाग में ये चीज आया कि यार हमने जो आदमी वहां भेजा वो हमको मतलब ट्रेन नहीं होकर के आया। तो इन्होंने क्या किया, अब चाइना से एक आदमी को यहाँ बुला दिया। दोनों अलग प्रश्न है ना। हमारे यहाँ से कौन गया था ट्रेनिंग लेने? फॉर्च्यून। और अब इन्होंने क्या किया, अब चीन से एक व्यक्ति को उन्होंने यहाँ पर बुला दिया कि चाइना का ही कोई आदमी आए और यहीं पर हमको ट्रेनिंग, यहीं पर हमको ट्रेन करे। तो 1850 में चीन से जो व्यक्ति यहाँ पर आकर के हमारे लोगों को यानी अंग्रेजों को चाय का प्रशिक्षण देने आया, एक गया था अंग्रेज, एक गया था, उसका नाम क्या था? फॉर्च्यून। और चाइना से अंग्रेजों ने जिस आदमी को, चीन से जिस आदमी को अंग्रेजों ने बुलाया यहां पर चाय प्रशिक्षण के लिए, उसका नाम था ए साई वांग। वैसे आपको नाम से ही क्लियर हो जाएगा ना, वांग ये किसके नाम होते हैं? चाइनीज लोगों के नाम होते हैं। तो 1850 में 1850 में एसाई वांग नाम का एक चाइनीज एसाई वांग नाम का एक चीनी अधिकारी चाय का प्रशिक्षण देने कुमाऊं आया, ऐसा आप लिखेंगे। एसाई वांग सॉरी 1850 में एसाई वांग चाय का प्रशिक्षण देने कुमाऊं आया। एक आदमी क्या हुआ? प्रशिक्षण लेने गया। एक आदमी क्या हुआ? प्रशिक्षण देने आया। तो देने कौन आया? प्रशिक्षण देने यहां पर चाइनीज। चाइनीज का नाम आप इमेजिन कर सकते हैं ना, एसाई वांग मतलब चाइनीज आदमी। तब 1850 में आया। अब एसाई वांग ने क्या किया? यहां आकर के यहां के लोगों को चाय का प्रशिक्षण दिया। तो तब जब उसने बताया कि भाई देखो ऐसे चाय की खेती होती है, तो 1850 ईस्वी के बाद कुमाऊं में चाय की खेती विकसित हुई। फिर वहां पर इतना प्रोडक्शन हुआ ना चाय का, आप इस चीज पर भरोसा नहीं करेंगे कि ब्रिटिश काल में कुमाऊं की चाय पूरे यूरोप में सबसे ज्यादा फेमस हुआ करती थी। आज जैसे चाय का नाम आएगा तो आप कहां को याद रखते हैं चाय के लिए? आज कहां की चाय? असम। आज असम में चाय बागान है। हमारे राज्य में ये भी एक बड़ा नुकसान है। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में अंग्रेजों की जो पॉलिसी थी और करंट गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है, आज़ादी के बाद जो हमने पॉलिसी लगाई, उसमें आप देख रहे हैं हम विकास की राह में पीछे छूट गए। तो उत्तराखंड का विकास की राह में पीछे छूटने का सबसे बड़ा कारण ये है कि जिन चीज़ों से हमको फायदा हो सकता है उसकी पॉलिसियाँ गवर्नमेंट कम बनाती है। उत्तराखंड में ना अगर आप कुछ भी कर लो, देखो एग्रीकल्चर से प्रॉफिट नहीं होने वाला। खेती, अच्छी ज़मीन नहीं है ना हमारे पास, तो आप खेती कितना भी करो तो नहीं प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ेगा। तो अगर उत्तराखंड में किसी भी व्यक्ति को या सरकारों को विकास का एक सही रोड मैप बनाना है तो उसका सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? गार्डनिंग, बागान। जैसे अंग्रेजों ने किया था, हॉर्टिकल्चर को विकसित किया। उत्तराखंड में उन्होंने उद्यान विकसित किए, गार्डनिंग खूब करी। वो कहते थे, अंग्रेजों का मानना क्या था कि यहाँ एग्रीकल्चर पर समय बर्बाद मत करो, कहाँ आप आटा चावल बोने के पीछे पड़े हो, इससे बढ़िया गार्डनिंग करो, चाय के खेत लगाओ, चाय के बागान लगाओ, आलू की खेती कर लो छोटी सी जगह पर। या फिर आप आगे जाके पढ़ोगे, बेलाडोना एक पौधा होता है, वो देखो हिमालयी क्षेत्रों में ही होता है। औषधियाँ इनको बोया जाए, जैसे पर्वतीय क्षेत्र में किसान है ना, तो इनमें क्या होता है, एक तो इनकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा होती है, मार्केट में उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, रेट भी बहुत ज़्यादा होता है। अभी आप देख रहे होंगे करंट टाइम पे अब बहुत सारे लोग उस चीज़ की तरफ चल रहे हैं जो अंग्रेजों ने चलाया था। जैसे गाँव में रह करके एक आपने देखा, अभी एक आंटी थी वहाँ पे गई थी शार्क टैंक पे, लूण वाली आंटी, पहाड़ी पिशु लूण लेके आई हूँ मैं। तो ऐसे छोटे छोटे प्रोडक्ट ना, और ठीक ठाक है अपने लेवल पर, उन्होंने अपनी कंपनी को ठीक ठाक जगह पर पहुंचाया। तो जैसे कोई लूण बना रहा है, अब वो पहाड़ी आंटी, लूण वाली आंटी ने क्या जाके कहा कि भाई हम अचार भी बनाते हैं, अचार के अलावा भाई हम चटनी भी बनाते हैं, हम ये चीज़ भी बनाते हैं। तो ये चीज़ पर अंग्रेजों का ज़्यादा फोकस था, खासकर चाय। एसाई वांग, और वो 1850 में यहाँ आया, उसने यहाँ लोगों को ट्रेनिंग दी। और जब उसने ट्रेनिंग दी तो तब यहाँ के लोग समझ पाए कि अच्छा ऐसे चाय की खेती होती है। फिर चाय का बड़ा विकास हुआ। जैसे जैसे उत्तराखंड में चाय का विकास होने लगा, तो पहले क्या होता था ना, इस दौर में अंग्रेज क्या करते थे, यहाँ पर उनके चाय के बगीचे लगे हुए थे, इन चाय बगीचों से चाय उत्पन्न हुई, और वह चाय के बगीचों से उनको जो चीज़ मिलती है वो क्या होती है? चाय पत्ती। चाय पत्ती के लिए हो रहा था ये सब चीज़ें। और चाय पत्ती देखो उस समय भी एक बहुत डिमांडेबल प्रोडक्ट था, महंगा प्रोडक्ट था, आज भी है। कितने रुपए किलो चाय पत्ती कितने रुपए किलो है? तो खत्म वाली 400, खत्म वाली के टाटा टूटा, वो तो चाय पत्ती है ही नहीं, चाय की पत्ती। देखी भी तुमने पत्ती? चाय का तो छिकला आ रहा है छोटे छोटे,
तुम्हारे पास जो आते पत्ती है उसमें कुछ नहीं जी, पत्ती लोगे तो 2000-3000 रुपए किलो है। वास्तव में चाय बनाने की सही विधि क्या है कि पानी उबालो, उसमें चाय की पत्तियां डाल दो, साबुत पत्तियां, तो वो है चाय की पत्ती। और जैसे बड़े थोड़ा अमीर टाइप के लोग हो ना, वो चाय की पत्तियों से चाय बना रहे, और वो जो थोड़ा कबाड़ा कुबाड़ा है, तो हम जैसे मिडिल क्लास आ रहे तो वही दे दो भाई, पर उसका भी रेट 400 रुपए किलो है। तो चाय आज के समय भी इतना ज्यादा डिमांडेबल प्रोडक्ट है, और उस जमाने आप सोचो अंग्रेज क्या प्राइस लेते होंगे उसका, तो यहाँ पर बोते थे और हजारों रुपए किलो में, और ब्रिटेन में जाकर के वो चाय को बेच के आते थे। तो अब अंग्रेजों के साथ क्या था, शुरू में वो क्या करते, यहाँ से चाय की पत्तियां उठाते और उस चाय से चाय पत्ती प्रोडक्ट बनाने का काम करने के लिए वो बंगाल जाते थे, और उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगह पर उन्होंने फैक्ट्री लगा रखी थी। तो चाय की पत्तियों को सुखाया जाता, और सुखाने के बाद उसको मशीन में डालते, और फिर उससे प्रोडक्ट बनता था। तो एक चीज की समस्या थी कि यहाँ से चाय की पत्तियों को कलेक्ट करो, फिर उनको गाड़ियों में भरो, फिर उनको फैक्ट्री तक ले जाओ, तो उसमें कॉस्टिंग बढ़ जाती थी। तो अंग्रेजों ने सोचा क्यों ना यहाँ पर चाय की फैक्ट्री लगा दो, यहीं चाय की फैक्ट्री लगा दो। तो अब क्या हुआ, साल 1864 ईस्वी के अंदर दो काम किए गए। पहला काम 1864 में क्या हुआ, चाय फैक्ट्री स्थापित करी गई। चाय फैक्ट्री, अभी तक क्या पढ़ रहे थे, चाय के बगीचे, अब क्या पढ़ रहे हो, चाय की फैक्ट्री। तो चाय की फैक्ट्री कब लगी, 1864 में लगी। और चाय की जो फैक्ट्री है वो कहाँ लगी, तो आप कहेंगे सर गडौली में ही लगी। क्या बढ़िया क्वेश्चन बना, बताओ। पौड़ी जिले का जो गडौली क्षेत्र है, ये बड़े बार बार परेशान करेगा आपको। एक बार पूछेगा कि पौड़ी के गडौली में चाय का बगीचा किसने लगाया, तो अगर बगीचा पूछेगा तो कौन सा, हडल्स्टन। हडल्स्टन ने क्या किया, पौड़ी जिले में चाय का बगीचा लगाया। और चाय की फैक्ट्री कब लगी, 1864 में। तो उत्तराखंड में चाय फैक्ट्री भी कहाँ थी, पौड़ी जिले के गडौली में ही थी। पर चाय फैक्ट्री का जो संस्थापक था उसका नाम था D.A. चैफिन। D.A. चैफिन, याद कर लोगे, D.A. चैफिन। चाय फैक्ट्री का आंसर अलग है, चाय बगीचे का आंसर अलग है। हालांकि दोनों ही चीजें आप देखोगे तो पौड़ी डिस्ट्रिक्ट के गडौली में स्थापित की गई है। तो 1864 में चाय की फैक्ट्री गडौली में D.A. चैफिन नाम के व्यक्ति के द्वारा लगाई गई। बहुत अच्छा एक चैप्टर है। अगर प्रश्न बनते हैं ना, जैसे लास्ट ईयर बन गए थे, तो अभी 2-3 पहले नहीं होते थे, अभी भी होते हैं कि आपके अलग अलग सेक्शन में क्या बोलते हैं उनको, शिफ्ट में होते हैं जैसे पेपर, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट। तो ऐसे 2 शिफ्ट या 3 शिफ्ट में कोई पेपर हुआ, मुझे नाम नहीं पता है कौन सा पेपर था, कनिष्ठ साया का पेपर, किसी में एसआई वोंग का एक प्रश्न आया, फिर उन्होंने हडल्स्टन का एक प्रश्न डाल दिया, फिर उसी में उन्होंने फॉकनर का एक क्वेश्चन डाल दिया। तो बैक टू बैक कभी कभी बना देते हैं। तो इसलिए आपको चाय का विकास ये एक टॉपिक बढ़िया से पढ़ना है। तो 1864 में चाय फैक्ट्री गडौली, पौड़ी गढ़वाल में चाय फैक्ट्री ये लगाई गई। और 1864 में जब अंग्रेजों ने देखा कि चाय की फैक्ट्री यहीं पर लग गई है, अब उनको चाय से बड़ा एक फायदा हो रहा था। तो जब कभी भी किसी सेक्टर में आपको दिख रहा है कि डिमांड लगातार बढ़ रही है, किसी भी क्षेत्र में अगर डिमांड बढ़ेगी तो आपको प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, होगा ना। जब मांग बढ़ेगी, सबको चाहिए कोई चीज, तो अगर डिमांड बढ़ती है तो डिमांड बढ़ने पर व्यक्ति या फिर फर्म जो है वो प्रोडक्शन बढ़ाती है। अब चाय की इतनी डिमांड होने लगी, जब अंग्रेज आए थे हमारे यहाँ पर, तो आप सोचो 1824 से पहले उत्तराखंड के आदमी चाय नहीं जानते थे, उनको पता ही नहीं था कि चाय क्या है। तो सुबह उठे तो कोई पानी पी रहा, कोई दूध पी रहा। अब इतने साल रह गए, देखो 24 से लगभग उनको 40-50 साल हो गए। अब हम चाय फैक्ट्री में, हम ही तो काम करते होंगे, चाय फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, चाय बगीचे में काम कर रहे हैं। कभी घर जाते 2 पत्ती चुपके से चुरा के जेब में रख दी, घर ले गए, घर में ट्राई किया, बनाते हैं चाय पत्ती, और चाय पत्ती चाय पी और मजा आ गया। चाय पी के मजा तो आता ही है ना। अब चाय है तो धीरे धीरे उसकी लत लग गई। अब चाय के अंदर कैफीन है, तो कैफीन नशा है एक प्रकार का, और जितनी भी नशीली चीजें हैं वो तो लत लगेंगी लगेंगी उनकी। और धीरे धीरे यहाँ के लोगों को चाय की लत लगने लग गई। अब आदमी कुछ लाए चाहे ना लाए, जैसे तुम हो कमरे पे कुछ सामान लाते हो, दूध लाओ चाहे ना लाओ, दही लाओ चाहे ना लाओ, पर चाय पत्ती चीनी तो है ना, तो मतलब एक बेसिक सी नीड बन गई। तो ऐसे ही तो डिमांड बढ़ेगी, हर आदमी चाय पत्ती तो चाहिए ही चाहिए। तो चाय की जब डिमांड बढ़ी तो अंग्रेजों को लगा कि प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। अब प्रोडक्शन कैसे बढ़ाते, अंग्रेजों के तो फिक्स यहाँ पर बने हुए थे, अंग्रेजों की जो फैक्ट्रियाँ थी ना वो फिक्स थी। तो अंग्रेजों की फिक्स फैक्ट्रियां हैं, फिक्स लोग हैं उनके पास काम करने वाले। तो तब 1864 में अंग्रेजों ने क्या कहा, यहाँ के लोगों को कहा, भारत के लोगों को कहा कि अगर आप भी चाय के बगीचे लगाना चाहते हो आप भी लगाओ, आप भी चाय का उत्पादन करना चाहते हो आप भी करो। पहले चाय का उत्पादन सिर्फ कौन करता था, और अब कौन कर सकेगा, कोई भी। जैसे अभी तक भारतवर्ष में दारू कौन बना सकता है, शराब, सरकार। और कल को शराब सरकार कह दे तुम भी बनाओ, बनाओगे तुम, पहले ये बताओ। अगर सरकार कह दे कि तुम भी शराब बनाओ तो आप बनाओगे? हाँ, प्रॉफिटेबल बिजनेस है ना। अब कैसे बनाओगे, यूट्यूब पे देखेंगे,
यूट्यूब पे देखिए शराब कैसे बनाते हैं, शराब बनाने वाली मशीन। छोड़ो कोचिंग काचिंग भाई, प्रॉफिट तो वही है। तो हर आदमी अपने अपने घर में शराब बना रहा है, तो इसको बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण, कि अब प्राइवेट सेक्टर में भी सरकार ने वो चीज दे दी कि भाई चलो आप भी इसको स्टार्ट करो। जैसे एजुकेशन है ना, एजुकेशन शिक्षा, तो जब हमारा देश आजाद हुआ तो तब सिर्फ सरकारी स्कूल होते थे, प्राइवेट स्कूल नहीं होते थे। तो सरकार ने देखा कि देश भर में पढ़ने वाले लोगों की जो संख्या है वो बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है, तब शिक्षा का क्या किया गया, प्राइवेटाइजेशन, कि प्राइवेट स्कूल भी आप खोल दो। वो भी क्या करें, भारत के लोगों को शिक्षित करने में सहायता करेंगे। तो 1864 में ही चाय फैक्ट्री लगी गडोली में, और इसी साल 1864 में, देखो मैं एक नाम लिख रहा हूं, जेमिन्सन नामक एक अधिकारी के द्वारा, जेमिन्सन नाम के एक अधिकारी ने चाय का निजीकरण किया, चाय का प्राइवेटाइजेशन ये कर दिया कि हाँ अगर आप कोई और भी चाय स्थापित करना चाहते हैं तो वो भी चाय की फैक्ट्री लगाओ, बनाओ चाय, क्या दिक्कत है। तो चाय का निजीकरण कब किया गया, 1864 में चाय का निजीकरण किया गया। किसके द्वारा, जेमिन्सन नामक अधिकारी के द्वारा चाय का निजीकरण किया गया। और उसके बाद बूम की कंडीशन देखने को मिली। आप ये मान के चलो कि अंग्रेजों के शासनकाल में कुमाऊं अपनी चाय के लिए बड़ा प्रसिद्ध हुआ, खूब चाय का उत्पादन किया गया। अंग्रेजों ने यहाँ चाय से खूब पैसा बनाया। जब अंग्रेज गए तो अंग्रेजों के जाने के बाद देखो ये चाय बगीचे खाली पड़ गए, ये जो चाय के बागान थे। आज आप देखते हैं टी स्टेट, देहरादून में भी है टी स्टेट, गए आप कभी, उधर प्रेम नगर के पीछे की तरफ टी स्टेट, ठीक है, लेकिन हाँ बंजारावाला की तरफ भी आपका टी स्टेट है। तो ये चाय के बागान लगाए गए अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है, चल रहे हैं आज। लेकिन आज हमारे राज्य के अंदर आय का मुख्य स्रोत नहीं है वो, जैसे असम में है पूरा टी गार्डनिंग है, वो पूरे भारत को वो चाय सप्लाई करते हैं। तो ये चाय का विकास हमारे राज्य में, हालांकि आज़ादी के बाद चाय की स्थिति भारतवर्ष में बहुत अच्छी नहीं रही। अब उत्तराखंड में बनाया तो है सरकार ने, चाय विकास बोर्ड बनाया गया है। उत्तराखंड राज्य के अंदर चाय का विकास करने के लिए चाय विकास बोर्ड बनाया गया है। जानते हैं आप कब बना था ये, सर 2004 में बना था। और कहाँ पर है, अल्मोड़ा के अंदर एक जगह आती है, उसको बोलते हैं चौधान पाटा। तो अल्मोड़ा की चौधान पाटा नाम के स्थान पर सरकार ने बनाया तो है, चाय विकास बोर्ड बना तो रखा है जो चाय का विकास करे, पर वो उस तरीके से, मतलब उस लेवल पर जैसे अंग्रेजों के जमाने में चाय का विकास हुआ था उस लेवल से चाय का विकास नहीं कर पाता। ठीक है जी। तो चाय विकास बोर्ड 2004 में अल्मोड़ा के चौधान पाटा नामक स्थान पर हमारी जो सरकार है उसके द्वारा स्थापित किया गया। तो ये थी पूरी की पूरी राम कथा। किसकी कथा है ये, चाय। अब तुम्हारा काम है इसको घर में जाके वापस से पढ़ो। हाँ, चाय किसने कहाँ का बगीचा लगाया, क्या लगाया, क्या नहीं लगाया। जय श्री राम। हम बढ़ते आगे। हमारा कमिश्नर का नाम क्या था, रेमजे। वापिस आ जाओ कमिश्नर पे। तो रेमजे के भी कुछ प्रयास है ना। देखो रेमजे के शासन काल में भी तो कुछ कुछ हो रहा है। जैसे रेमजे के जमाने देखो चाय फैक्ट्री लगी, रेमजे के जमाने में ही चाय का वो हुआ जो भी बोलते हैं उसको, है ना। हाँ, तो रेमजे के टाइम पे भी तो देखो चाय के विकास में किसी एक कमिश्नर का हाथ नहीं है, सभी के शासन काल में कुछ ना कुछ हो रहा है। ट्रेल के जमाने में चाय कमेटी अगर बनी है, चाय बागान अगर लगे, तो ये देखो 1843 मतलब जब लूसिंगटन था तब भी चाय बगीचे लगाए गए। जब 1850 में बैटन कमिश्नर हुआ तो बैटन के शासनकाल में फॉर्च्यूनर आया या एसआई वोंग आया। तो सबके मिला जुला प्रभाव है। तो चाय के विकास में ये कुछ प्रश्न हमारे राज्य से बन जाते हैं। और ये सब इस पूरे टाइम पीरियड में कमिश्नर कौन था, हेनरी रेमजे। अब देखो हेनरी रेमजे के अन्य कार्य क्या क्या है, इसके अलावा उसने क्या क्या काम करवाए, क्योंकि वो किंग ऑफ कुमाऊं है। अगर उस व्यक्ति को हम किंग ऑफ कुमाऊं कह रहे हैं तो भाई उसने और भी काम कर पाएंगे। अन्य कार्य क्या किए, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, अगर आपको याद है कि 1857 में क्रांति हुई थी। और 1857 की क्रांति में हमारे राज्य के लोगों ने किसका साथ दिया था, अंग्रेज। तो अंग्रेज हमसे खुश हुए, खासकर रेमजे हमसे खुश हुआ। तो रेमजे ने खुश होकर के हमारे राज्य के अंदर एक सुधारवादी शासन की नींव रखी, अच्छे अच्छे कुछ काम करवाए। क्या थे वो अच्छे काम, मैं एक बार लिख देता हूँ। सबसे पहले रेमजे जब कमिश्नर बना तो मैंने पिछली बार भी आपको कहा था कि 1858 ईस्वी के अंदर क्या हुआ, पूरे भारतवर्ष में लाइसेंस राज लागू हुआ, पर कुमाऊं में लाइसेंस राज लागू नहीं हुआ। 1858 में हेनरी रेमजे ने पहला बड़ा निर्णय क्या लिया कि जो शिक्षा विभाग था, इस शिक्षा विभाग का कमिश्नर किसको बनाया, तो यहीं के एक आदमी को बना दिया और उसका नाम था बुद्धि बल्लभ पंत। सुना है आपने नाम, बुद्धि बल्लभ पंत कुमाऊं के एक व्यक्ति थे और इनको शिक्षा विभाग का कमिश्नर बना दिया गया। तो एक भारतीय व्यक्ति को एजुकेशन डिपार्टमेंट का हेड बना दिया गया। और 1858 ईस्वी के बाद अगर आप देखें तो कुमाऊं में विद्यालयी शिक्षा के कई स्कूल स्थापित किए गए। बहुत सारे स्कूल हमारे राज्य के लोगों के लिए
हेनरी रेमजे के द्वारा स्थापित किए गए। तो उसने स्कूल खूब स्थापित किए। पिछली बार आपने देखा था वन विभाग भी उसने बनवाया, वन अधिनियम बनाया, संपूर्ण भारत के लिए कानून का निर्माण किया गया। तो नहीं, जंगल वाला जो मामला है उस जंगल वाले मामले की तरफ भी उसने ध्यान दिया। अब देखो हेनरी रेमजे क्या करते हैं, 1858 में शिक्षा विभाग का कमिश्नर बुद्धि वल्लभ पंत को बनाया। फिर साल आया 1868 और हमारे राज्य में चल क्या रहा था ना, जब से अंग्रेज आए थे, शुरू में तो हम गोरखा के अत्याचार से त्रस्त थे। तो जब शुरू में अंग्रेज आए तो उस समय हमने अंग्रेजों के साथ मिलकर के काम किया, बहुत बढ़िया से काम किया। धीरे धीरे वो स्थिति आ गई जब हमारे राज्य के लोगों को लगा कि अब गोरखा वापिस नहीं आ सकता है। और जब हमको ये भरोसा हो गया ना कि हमारा शासन अब बढ़िया चलेगा। देखो, ये मानसिक अवस्थाओं वाली बात है कि शुरुआती दौर में आपने गोरखाओं का अत्याचार झेला। अब आप सोचो कि आप किसी ऐसी जगह पर हो कि सुबह उठते ही तुमको पीटा जाता है, भयंकर तुम्हारा शोषण किया जा रहा है। तो जब हमारा खूब शोषण हो रहा था तो हम अभ्यस्त हो गए थे ना। आदमी जो है ना वो हैबिचुअल हो जाता है, परिस्थितियों का हैबिचुअल। जैसी स्थिति मिलेगी, जैसी परिस्थिति मिलेगी, उसी परिस्थिति में काम हो जाता है। आजकल हम बहुत ऐसे क्लास पढ़ाते हैं, मतलब अजीब लग जाता है आजकल। जैसे एक क्लास तुम्हारे यहाँ पढ़ाई, एक क्लास वहाँ पे पढ़ाई, एक क्लास धर्मपुर में पढ़ाई, इसके बाद क्लास ही नहीं है। तो मुश्किल से मुश्किल 2 या 3 क्लास पढ़ाते हैं। इतनी थक लगती है ना, बहुत भयंकर थकान लग जाती है। और हमको लग रहा है अरे नींद आ रही है 24 घंटे। और क्लास कितनी पढ़ा रहे हैं? 3। अभी कभी सीजन स्टार्ट हो जाते तो सीजन में हमको 12-12 क्लास पढ़ानी होती है एक दिन में घंटे भी 12, क्लास भी 12। और तब भी उतनी थक लगती भाई, बराबर लगती। ऐसा नहीं कि ज़्यादा लगती हो, तब भी उतनी ही लगती है, अब भी उतनी लग रही है। तो कुल मिला के कहानी किस चीज़ पर है? हैबिट के ऊपर है। जैसी आदत बनाओगे वैसा ही खेल हो जाएगा। एक हमारे गाँव में लड़का दूध बेचता था पहले, भाई हमारा एक लगता है, और उसने मुझे जीवन में एक ही चीज़ सिखाई और मैं उसी सिद्धांत पे चलता हूँ। मैं गांव से जब देहरादून आ रहा था तो उसने कहा, भाई हमारा शरीर ना रबर की तरह है, जितना खींचोगे उतना खींचता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कर लो काम। तो अभी अगर बाई चांस आप 3 घंटे पढ़ रहे हो और आपको 3 घंटे पढ़ने में थकान लग रही, 8 घंटे पढ़ लो, उतनी ही लगेगी थकान। तो हम शुरुआत में क्या कि अंग्रेजों के गोरखाओं के गुलाम थे, तो उस समय काम करने के अभ्यस्त थे लोग। अंग्रेज जब आए तो भयंकर काम कर रहे थे। धीरे धीरे अंग्रेजों के शासनकाल में लगा कि यार अंग्रेज तो बहुत अच्छे हैं, अब गोरखा भी वापिस नहीं आएगा। तो लोग ना थोड़ा सा आलसी टाइप के हो गए थे, अब नहीं उतना काम वाम कर रहे थे, आराम से बैठे हुए थे। तो 1868 ईस्वी के आसपास कमिश्नर हेनरी रेमजे ने यहाँ के लोगों को थोड़ा मोटिवेट किया। उसने कहा कि करो रे, कुछ तो करो। तो फिर इन्होंने कहा क्या करो? इनके तो प्रश्न भी गजब थे ना। जब उसने कहा कि करो कुछ, तो यहाँ के लोगों ने कहा कि क्या करें? तो एक आदमी थे कुमाऊं में, उनका नाम था जयदत्त जोशी। सुना आपने नाम? पंडित जयदत्त जोशी, तुमने नाम सुना होगा विक्टर मोहन जोशी। तो विक्टर मोहन जोशी के फादर थे जयदत्त जोशी। और जयदत्त जोशी ने क्या किया, वो रेमजे का बहुत अच्छा दोस्त था। और रेमजे के साथ जब उसकी दोस्ती हुई तो रेमजे ने जयदत्त जोशी को ईसाई धर्म की वो दे दी थी, ईसाई धर्म अपना दिया था जयदत्त जोशी ने। तो रेमजे ने जयदत्त जोशी को कहा कि हे जयदत्त जोशी, तुम्हारा जो समाज है ना, इस समाज में राजनीतिक और सामाजिक जन जागृति नहीं है। इस समाज के जो लोग हैं वो पॉलिटिकली बहुत पीछे हैं, वो राजनीतिक चीज़ों में, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। और अगर वो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं तो उसके पीछे का कारण क्या है कि उनके अंदर राजनीतिक जन जागृति है ही नहीं। अब आप देखो, चाहे आपको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट हो या नहीं हो, पर मोदी जी जब इस बार इलेक्शन हुआ तो आप क्या न्यूज़ सुन रहे थे उससे रिलेटेड? यहाँ भाई कौन जीता, कहाँ से जीता, अब तुम ऐसे सुन रहे होंगे और आपस में डिस्कस भी कर रहे थे, ये देखो ऐसा हो रहा। कई बार 2 लोग ऐसे भी डिस्कस कर रहे होंगे ना कि देख पेटर नहीं बनता इस बार मोदी, है ना, दूसरे को सुन मैं बताता हूँ तेरे को, अतः एक दूसरे को बता रहा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा। अब तुम्हारे बोलने से हो क्या रहा वैसे वास्तव में? आप देखो यार, रसिया वाले यूक्रेन से लड़ाई कर रहे हैं और रसिया और यूक्रेन के मुद्दे पर तुम अपने विचार व्यक्त कर रहे हो ना, इस युद्ध में ऐसा होगा। एक बार पिछली बार एक लड़का था, पता नहीं मैं नाम ही भूल गया उसका, वो खतरनाक पॉलिटिकल वाली बातें करता था, क्लास में बैठ के 2-2 घंटे ऐसे ही बर्बाद कर देता था। सर अगर ऐसा हो जाए, ऐसा 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 हो वैसा हो, गुणा भाग घुमाते रहता था कि ऐसा हो जाए तो हमारा देश ये हो सकता है। तो पॉलिटिकल मामलों में हमारे विचारों से क्या प्रभाव पड़ता है? कौन सा हमारे कहने से रूस यूक्रेन पर आक्रमण नहीं करेगा या करेगा? लेकिन अच्छा है अगर हम इन चीज़ों के ऊपर चर्चा करें। इससे क्या प्रभाव दिखाई देता है कि भाई हम पॉलिटिकली एक्टिव है। और हमारे राज्य के लोग उस समय पॉलिटिकली एक्टिव नहीं थे। इस राज्य में जब किसी से पूछा जाता था कि भारत का गवर्नर जनरल वाइसराय, तो ये कहते कोई भी जीते हमें क्या मतलब है। जैसे एक मीम खूब चला इलेक्शन के बाद, अगर आपने देखा हो, एक आदमी है और ऑफिस जा रहा है और एक बैग टंगा है उसके कंधे पर,
और 2 स्लाइड बना रखी, 2 फोटो लगा रखी, सेम है वो, दोनों फोटो में वो ऑफिस की तरफ जा रहा है और नीचे से लिखा हुआ है इफ बीजेपी विन, तब भी जा रहा है, इफ कांग्रेस विन, यानी कि भारतीय जनता पार्टी भी जीते तो भी मैंने ऑफिस ही जाना है और कांग्रेस भी जीते तो भी मैंने ऑफिस ही जाना है। तो इस प्रकार के मीम ये प्रदर्शित करते हैं कि हमें राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं है और ये स्थिति हमारे राज्य की थी। तो फिर रैमजे ने कहा कि इस राज्य के लोगों को पॉलिटिक्स के क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ाओ और ये जिम्मेदारी उसने जयदत्त जोशी को दी और जयदत्त जोशी को कहा कि कैसे आप लोगों को मोटिवेट करोगे, घर घर जाके भाषण तो नहीं दे सकते ना, अखबार निकालो, अखबार निकालोगे, लोग अखबार पढ़ेंगे, राजनीतिक जनजागृति उत्पन्न होगी। तो 1868 में रैमजे के समय पर ही कुमाऊं का पहला अखबार रिलीज किया गया और कुमाऊं से छपने वाला हिंदी का पहला अखबार समय विनोद। तब सुनो, 1868 में समय विनोद नाम का एक समाचार पत्र कुमाऊं से छपने लगा। अब बात सुनो समय विनोद के बारे में। समय विनोद नाम का जो समाचार पत्र था वो हिंदी और उर्दू 2 भाषाओं में छपता था। समय विनोद कुमाऊं से छपने वाला या उत्तराखंड से छपने वाला पहला हिंदी भाषा का अखबार माना जाता है। पहला हिंदी भाषा का समाचार पत्र कौन था? पहला हिंदी भाषा का न्यूज़पेपर समय विनोद। कब उसको प्रकाशित किया गया? 1868 से। यह न्यूज़पेपर जसपुर से प्रकाशित किया जाता था, जसपुर से। और इस समाचार पत्र के संपादक पंडित जयदत्त जोशी हुआ करते थे। जयदत्त जोशी के द्वारा 1868 में जब रैमजे कमिश्नर था, 1868 में समय विनोद नाम के समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। कुमाऊं से छपने वाला हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? समय विनोद। समय विनोद का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? 1868। और कहां से छपता था? कौन संपादक? जयदत्त जोशी के द्वारा न्यूज़पेपर रिलीज किया गया। न्यूज़पेपर का नाम समय विनोद था और यह समाचार पत्र कुमाऊं से छपने वाला हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र, ठीक है। और ये किसके प्रयासों से छपा है? रैमजे के। उसने मोटिवेट किया ना, उसने जयदत्त जोशी को कहा आप अखबार छापो, फिर ये अखबार छप गया। ये अखबार जिस उद्देश्य के लिए छापा गया था कि इसकी वजह से ना पॉलिटिकली थोड़ा सा चेंजेस आएंगे, लोग अखबार पढ़ेंगे, इसमें राजनीतिक मुद्दों के बारे में आप लिखो भाई, तो राजनीतिक मुद्दों के बारे में लिखा जाएगा तो आप पढ़ेंगे तो उससे आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा। ये बात सच है ना कि आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने कोचिंग आने के बाद पॉलिटिकली या पॉलिटिक्स में उनका इंटरेस्ट बढ़ा होगा। हो सकता है कि पहले आपको पता ही नहीं है लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, अब आपने क्लास में पढ़ दिया राष्ट्रपति या फिर पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ दिया, तो उसके बाद थोड़ा तो रहता है ना हिसाब किताब। कभी मान लो कि आपके पास, आपने क्लास में पढ़ा कि सरकार कैसे बनती है, तो इस बार जब सरकार बनी होगी तो आपने थोड़ा इंटरेस्ट दिखाया होगा। और कोई चीज़ ऐसे हो रही है 272 का फार्मूला, तो खटक याद आता है ना, हाँ जी यार गुरु जी भी कह रहा था 272 का फार्मूला, बहुमत दल का नेता, तो थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा। ऐसे ही जब ये न्यूज़पेपर आया तो लगा कि इसकी वजह से कुमाऊं में कुछ ना कुछ राजनीतिक चेंजेस आएंगे, पर रिजल्ट बिल्कुल उल्टा रहा और कुमाऊं में राजनीतिक जनजागृति फैलाने में यह अखबार असफल रहा। ये कुमाऊं में पॉलिटिकली वहां के मुद्दों को नहीं उठा पाया, राजनीतिक जनजागरण में समय विनोद की भूमिका ना के बराबर रही। एक तो अखबार महीने महीने में एक बार छपता था, फिर दूसरा उस समय के लोगों का बहुत ज्यादा इस पर ध्यान नहीं था। अब ये चीज ने परेशान किया इसको, कमिश्नर को। कौन था कमिश्नर? रैमजे। तो जब रैमजे इस चीज से परेशान हुआ तो रैमजे ने ना इसको बोला, इसको बुद्धि वल्लभ पंत को। इसने बुद्धि वल्लभ पंत को कहा कि यार देखो, आपके यहाँ के लोग तो अखबार ही नहीं पढ़ रहे हैं, अगर राजनीतिक जनजागरण करना है, राजनीतिक रूप से यहाँ के लोगों को उठाना है, पॉलिटिकली सोशली उठाना है, तो उसके लिए आप लोग बैठ करके एक ऐसा मंच तैयार करो जिस मंच में आप एक दूसरे के साथ डिबेट करो। क्या होता है क्लास में? अच्छा, बहुत सारे टीचर आते हैं यहाँ पर पढ़ाने के लिए, और जैसे कोई टीचर यहाँ पढ़ाने आते हैं तो वो एक प्रश्न पूछते हैं मेरे से, बाद में अधिकांश टीचर पूछते हैं। जैसे पहली बार कोई टीचर आया पढ़ा के, तुम्हारी क्लास में तो ज़्यादा टीचर नहीं आए ना, तो जैसे कोई पुराने ही टीचर आए, अब जैसे कोई टीचर आ गया पढ़ाने के लिए, तो टीचर ने एक दिन पढ़ाया, तो जाते जाते ना वो ये पूछते हैं मेरे से कि सर मेरा कैसा रहा परफॉर्मेंस? आपने बच्चों से पूछा? मैं नहीं पूछता हूँ, मैंने आज तक जीवन में तुमसे पूछा कि कौन टीचर कैसे पढ़ा रहा है? नहीं पूछता हूँ। मैं क्यों नहीं पूछता हूँ? उसके पीछे का मेरा एक क्लियर लॉजिक है। जैसे अभी कोई टीचर तुम्हें पढ़ाने आ जाए ना क्लास में, और उसने 1 घंटे पढ़ाया, अब वो टीचर चले गया। अब सोचो मैं आया क्लास में और मैंने आपसे पूछा कि यार टीचर ने कैसा पढ़ाया, उसके 2 ही आंसर हो सकते, अच्छा और बुरा। तो पता है सच बात क्या है कि तुम्हारी क्लास में 100 बच्चे बैठे हैं, 100 में से बस 10 ही बच्चे ऐसे होते हैं जिनके एक व्यू होता है अच्छा या बुरा।
इसमें से हो सकता है कि 5 बच्चों का व्यू है अच्छा, 5 बच्चों का व्यू है बुरा। 90 कौन है पता है? 90 तुम में से 90 कौन है जिनका कुछ नहीं है, ना अच्छा ना बुरा। वो जवाब देंगे पहली आवाज के अनुसार। जैसे मैंने क्लास में कहा कि टीचर ने कैसे पढ़ाया और किसी एक बच्चे ने कहा बुरा, तो ये 90 बुरा हो जाएंगे फिर, हाँ बुरा, क्योंकि 90 ने कहा बुरा तो इनने कहा हाँ सही बात है, क्योंकि पहली आवाज क्या सुनाई दी? बुरा। किसी ने कहा अच्छा, तो ये उसी के अनुसार चलेंगे। तो पहले से ही किसी चीज के बारे में यदि आपने कोई निर्णय लेना है तो निर्णय लेते समय हमारा बौद्धिक विकास, किसी भी व्यक्ति का, पढ़ाई हो या जीवन के अन्य क्षेत्र हो, आपकी पढ़ाई का विकास तभी होगा जब आप चिंतन करोगे। चिंतन जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष क्या होता है? सोचना। जब आप सोचोगे तो व्यू बनेंगे, सोचने के बाद व्यू बनते, अदरवाइज तो कहीं से सुन लिया, वही चीज सबकॉन्शियस माइंड में सेट रहती है। कल शाम को, कल इवनिंग में कोचिंग वाले सारे टीचर्स लोगों का फोन आया मुझे, सब आपस में डिस्कस कर रहे थे रात को 8:30 बजे, और ये डिसाइड हुआ कि आज तो ईद है, ईद है तो कल छुट्टी होगी, क्या करें? तो मेरा व्यू तो कुछ भी नहीं होता है। मैंने कहा जैसा आप बोलोगे वैसा ही करेंगे। फिर 9:30 तक वो लोग मीटिंग करने के बाद कहे कि यार कल छुट्टी कर दो, आज छुट्टी है, इसके बाद छुट्टी तो है तुम्हारी, तो आज छुट्टी है। 9:30 बजे मैंने मैसेज किया नहीं तुमको, क्योंकि कोई सो गया होगा तो 50-50 हो जाता। तो मैंने कहा चलो सुबह जा करके वही अनाउंस कर लेंगे। अब देखो कल शाम को ये डिसाइड हुआ कि आज छुट्टी है, आज मैं कुछ भी कर लूँ ना, मेरा ध्यान पढ़ाने पे है ही नहीं। मैं तो टाइम पास कर रहा इतनी देर से, तो मुझे पता भी नहीं लग रहा, मेरा ध्यान ना पढ़ाने पे केंद्रित ही नहीं हो रहा है छोटा छोटा, मतलब 2 मिनट हो जाए तभी तो बीच में कथा ला रहा, मैं कंसंट्रेट नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि कल रात की एक बात है जो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में सेट है और मेरा मत बना हुआ है, मेरा एक विचार मैंने बना रखा है कि हाँ आज छुट्टी है, कि चलो इस बैच के बाद इनको घर भेज दो, उसके बाद उनको घर भेज दो। बार बार दिमाग में छुट्टी चल रहा है। तो आप इस बात को समझो कि किसी समाज में बनी हुई जो धारणा है ना, उसी धारणा को मनुष्य स्वीकार कर लेता है। कि अगर किसी ने कहा कि ये गंदा है, तो अब आपको चाहे वो अच्छा भी लग रहा है, हमने कहा हाँ जी गंदा ही है, तो रैमजे ने कहा कि देखो भाई आपके यहाँ ऐसे प्रकार के लोग ज्यादा हैं जिनके अपने खुद के विचार नहीं है। वो चलते हैं कैसे कि किसी ने कहा कि अच्छा है तो वो भी कहते हैं जी हाँ बिल्कुल अच्छा है। तो आप एक काम करो, एक ऐसा मंच तैयार करो जिसमें लोग एक दूसरे से क्या करें? डिबेट करें। डिबेट मतलब समझते हो आप? डिबेट मतलब वाद विवाद करें। तो आप डिबेट करना जब स्टार्ट करोगे तो डिबेट करने से ही बौद्धिक विकास होगा। बुद्धि कब विकसित होगी? जब डिबेट करो। तुम भी किया करो। हमारे राज्य का कल्चर नहीं है वैसे डिबेटिंग वाला, पर होना जरूरी है डिबेट का। जैसे आप कॉलेज में पढ़ाई करते होंगे अधिकांश बच्चे, तो यहाँ पर देखो उत्तराखंड राज्य में हमारे यहाँ पर जो पॉलिटिक्स चलती है, कॉलेज लेवल से जो पॉलिटिक्स चलती है उसका स्वरूप अलग है। कैसे क्या करते हैं? यहाँ पर आप कॉलेज में जाएंगे और आपके कॉलेज में छात्र नेता होते, मैं अध्यक्ष पद के लिए लड़ रहा, इसके लिए लड़ रहा, तो कैसे आप चुनाव करते हैं कि मुझे किसको चुनना है? अगर आपके स्कूल में 4 लोग, आपके कॉलेज में 4 लड़के हैं और वो अध्यक्ष पद के लिए लड़ रहे हैं, तो आप कैसे अपना कैंडिडेट चुनेंगे? उसके पीछे के आधार क्या है? उसके पीछे के आधार पार्टीज हो सकती है, हो सकता है आपको कोई पार्टी पसंद है इसलिए आप उस पार्टी के आधार पर दें। आपके उस व्यक्ति से निजी संबंध, कि जब वो आपसे बात करने आया उसने बहुत अच्छे 4 कैंडिडेट थे, एक ने थोड़ा एटीट्यूड में बात करी, एक भैया वाह यार ये भैया अच्छा है इसको देते हैं, ये हो सकता है। या फिर उस व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाले कोई कार्य हो सकते हैं कि आप स्कूल में गए, उन्होंने आपके कुछ काम करवा दिए, चलो मैं सर्टिफिकेट, ये कुछ आधार है। अब भारत के सबसे बड़े विश्वविद्यालयों में एक विश्वविद्यालय है, जब JNU कहते हैं उसको ना, JNU यूनिवर्सिटी आपने सुना है? तो JNU या दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है, वहां पर जब इलेक्शन करवाते हैं तो इलेक्शन से पहले जो अध्यक्ष पद के कैंडिडेट होंगे वो डिबेट करते हैं जी। एक सब्जेक्ट दे दिया और कॉलेज के असेंबली हॉल में तीनों पार्टी के एक आदमी खड़े हैं, ये आपस में डिबेट कर रहे हैं और सारे स्टूडेंट सुन रहे हैं इनको। अब जब आप इनको सुन रहे हैं तो आप इनके विचारों को समझ पा रहे हैं और फिर आपको जिसकी विचारधारा अच्छी लगी आप उसकी विचारधारा में चले गए। इसलिए JNU यूनिवर्सिटी से हालांकि बदनाम भी खूब रही, पर वहां से निकलने वाले लोग सुपर टैलेंटेड भी रहे ना, बहुत खतरनाक लोग। और आप देखेंगे तो भारतीय राजनीति में कितने लोग हैं जो उस यूनिवर्सिटी से निकल करके आते हैं। उस सब का आधार क्या है? डिबेट। आपको भी अभी डिबेट करने को दे दिया जाए तो आपका बौद्धिक विकास होगा ना, फिर आप दिमाग के अंदर सोचना स्टार्ट करेंगे। तो रैमजे ने कहा करो रे करो, एक डिबेटिंग क्लब बनाओ, एक क्लब ऐसा बनाओ जिसमें तुम लोग डिबेट करो। डिबेट करोगे तो सोचोगे तो आपके कुछ ना कुछ तो पक्ष बनेंगे, तभी राजनीतिक विकास होगा। और जिम्मेदारी किसको दी? बुद्धि बल्लभ पंत को। तो बुद्धि बल्लभ पंत ने रैमजे के सजेशन पर 1870 ईस्वी के अंदर डिबेटिंग क्लब
अल्मोड़ा में स्थापित कर दिया। 1870 ईस्वी के अंदर अल्मोड़ा में बुद्धि बल्लभ पंत के द्वारा डिबेटिंग क्लब स्थापित किया गया। नाम से ही क्लियर हो रहा है आपके पास, कुमाऊं डिबेटिंग क्लब, कुमाऊं का डिबेटिंग क्लब 1870 में डिबेट करने के लिए। और इसकी जिम्मेदारी एक पढ़े लिखे व्यक्ति को दे दी गई, किसको? बुद्धि बल्लभ पंत। तो 1870 में पंडित बुद्धि बल्लभ पंत के द्वारा कुमाऊं में डिबेटिंग क्लब स्थापित किया गया। कुमाऊं डिबेटिंग क्लब कब स्थापित हुआ? 1870 में। और किसने स्थापित किया? कहां पर था और क्यों था? डिबेट करने के लिए। तो बुद्धि बल्लभ पंत ने कहा ठीक है, मैं इस जिम्मेदारी के लिए तैयार हूं। लेकिन यहां तो कुछ और ही हुआ। डिबेटिंग क्लब जब 1870 में बना तो इन्होंने एक कमरा ले लिया, बड़ा सा हॉल, और बोला कि चलो डिबेटिंग क्लब स्थापित करते हैं। और कौन कर रहा वहां? बुद्धि बल्लभ पंत। तो बना तो दिया पर राजनीतिक जनजागरण नहीं हो पाया। जैसे बुद्धि बल्लभ पंत गया वहां पर, उसने अल्मोड़ा के अड़ोस पड़ोस जितने लोग थे, चलो रे चलो, कहाँ? डिबेटिंग क्लब में। तो कई सारे आ गए यहाँ। जब बहुत सारे लोग यहाँ आ गए तो अब बुद्धि बल्लभ पंत ने समझाया इनको कि सुनो, हम यहाँ डिबेट करेंगे। तो 2 टीम बनाई गई। जैसे आप लोग सब बैठे और मैं अभी डिबेट कर रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा? आधी टीम आपको बांट दूंगा, आधी टीम इधर बांट दूंगा, और फिर मैं आपको एक सब्जेक्ट दे दूंगा कि चलो इस सब्जेक्ट पर डिबेट करो। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको सब्जेक्ट दे दिया रिजर्वेशन, आरक्षण, चलो डिबेट करो। तो आप अगर पक्ष में बोल रहे हो तो आप किस में बोलोगे? विपक्ष में। और तब डिबेट होता है, तब नई नई मुद्दे, नई नई चर्चाएं, नई नई समस्याएं, चुनौतियां वो सामने निकल करके आती। जब डिबेटिंग क्लब बना 1870 में, तो वहां क्या हुआ? 2 टीम बनाई। 2 टीम बनाई तो पहले सब्जेक्ट जो है ना वो बुद्धि बल्लभ पंत ने कहा। तो जैसे मान लो मैं बुद्धि बल्लभ पंत हूं, मैं तुम्हारी टीम में आ गया और मैंने यहाँ पर क्या कहा? आपको खिलाफ में बोलना था, इनको पक्ष में बोलना था। मान लो मैंने यहाँ पर कहा कि आरक्षण बहुत अच्छी व्यवस्था है, तो आपको क्या बोलना था? गलत व्यवस्था है। लेकिन यहाँ क्या हुआ? जैसे ही बुद्धि बल्लभ पंत ने कहा आरक्षण बहुत अच्छी व्यवस्था है, तो ये भी बोल रहे थे कि ठीक ही बोल रहा बल भाई, ये ऐसे वाले हो गए। उन्होंने कहा नहीं नहीं, बात तो ठीक बोल रहा है ये। तो डिबेट हो ही नहीं पाया। और इस डिबेटिंग क्लब में आने वाले अधिकांश लोग ऐसे थे जो वहां पर क्यों आ रहे थे? ऐसे ही बैठ जाते। मतलब डिबेटिंग क्लब के हाल 1871 तक बुरे हो गए। 1871 में क्या हुआ ना, एक अंग्रेज अधिकारी आया उत्तर प्रदेश से, विलियम म्यूर। जब उसने रैमजे से मुलाकात करी तो रैमजे को पूछा उसने, क्या क्या आपने यहाँ पर राजनीतिक जागृति के लिए क्या क्या किया? तो रैमजे ने बड़े एटीट्यूड से बोला कि मैंने तो डिबेटिंग क्लब बनवा दिया। विलियम म्यूर जब डिबेटिंग क्लब के अंदर आया तो उसने क्या देखा? फ्रंट में बैठा है बुद्धि बल्लभ पंत, पीछे 4 आदमी बैठ के ताश खेल रहे। उन्होंने अपना अलग बैठा रखा, वो ताश खेल रहे। 1-2 आदमी अलग है बीड़ी पी रहे। तो 2 आदमी बीड़ी पी रहे, 4 आदमी ताश खेल रहे। बुद्धि बल्लभ पंत अपना ऑफिशियल काम कर रहा, 3-4 आदमी पंखे के नीचे मस्त करके सो रखे। तो जब वो विलियम म्यूर आया तो उसने कहा ये तो डिबेटिंग क्लब है। तो सबने कहा हाँ है, आप क्यों आते हैं यहाँ? तो उन्होंने अपने सीधे सीधे कारण बताए, जैसे पंखा की हवा के लिए, किसी ने कहा कि ताश खेलने के लिए, घर में लोग खेलने नहीं देते, यहाँ आ गए। तो विलियम म्यूर ने कहा कि यार डिबेटिंग क्लब तो अपने उद्देश्यों को पूरा ही नहीं कर पा रहा है। तो उन्होंने बुद्धि बल्लभ पंत को कहा कि इन सब लोगों को आप काम पर लगाओ, राजनीतिक जनजागृति तो अखबार से ही आएगी। और तब कहते हैं विलियम म्यूर ने बुद्धि बल्लभ पंत को यह सुझाव दिया कि आप इस क्लब से एक अखबार निकालो। ये जितने लोग हैं ना, इन लोगों को आप छोटे छोटे टाइटल दो। हे चाचा जो पीछे वो ताश खेल रहा, चलो तुम लिखो किसी बिंदु पर स्त्रियों की स्थिति, इस पर तुम अपने विचार बताओ, तुम अपने विचार बताओ, और फिर आप एक अखबार छापो। तो क्या हुआ? 1870 में जो डिबेटिंग क्लब बना था, इसी डिबेटिंग क्लब में आप क्या लिखोगे? विलियम म्यूर के सुझाव पर, विलियम म्यूर के सुझाव पर इसी डिबेटिंग क्लब से 1871 ईस्वी में अल्मोड़ा नाम के एक अखबार का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। एक अखबार पहले छप चुका है ऑलरेडी, समय विनोद। इसके बाद 1871 में अल्मोड़ा नाम का अखबार प्रकाशित होना प्रारंभ हुआ। तो अल्मोड़ा अखबार कब से छपना शुरू हुआ? 1871। अल्मोड़ा अखबार कहां से छपता था? डिबेटिंग क्लब से छपता था। अल्मोड़ा अखबार के पहले संपादक कौन थे? तो अल्मोड़ा अखबार के पहले संपादक बुद्धि बल्लभ पंत थे। पहले संपादक कौन थे? पहले लिख रहा हूं तो आगे आप पत्रकारिता पढ़ेंगे तो उसमें खूब सारे संपादकों के बारे में हमको पढ़ना है, पर पहले संपादक जो है वो थे बुद्धि बल्लभ पंत। अल्मोड़ा अखबार के प्रथम संपादक कौन थे? बुद्धि बल्लभ पंत। या आप ऐसा कह सकते हो बुद्धि बल्लभ पंत ने विलियम म्यूर के सुझाव पर 1871 में अल्मोड़ा नाम का एक अखबार छापना शुरू किया। ध्यान रखना, ये जो अल्मोड़ा अखबार था ना, इसकी भाषा क्या थी पता है आपको? हिंदी थी। हाँ, क्योंकि कुछ एक किताबों में इसकी भाषा कुमाऊनी लिखी होती है, तो यह कुमाऊनी भाषा का अखबार नहीं था।
बल्कि ये भी हिंदी भाषा का ही अखबार हुआ करता था। तो 1871 में अल्मोड़ा नामक अखबार, इस अखबार की भी शुरुआत। ये सब रैमजे के काम है। जिस समय रैमजे कमिश्नर था उस समय पर रैमजे के द्वारा ये सारे के सारे कार्य करवाए जा रहे। रैमजे के शासनकाल में अखबार कितने मिले आपको? 2। एक है समय विनोद जो हिंदी भाषा का पहला न्यूज़पेपर है, जसपुर से छपता था। दूसरा है अल्मोड़ा अखबार, वो तो बड़ा गजब का अखबार है ना, आगे पढ़ेंगे अल्मोड़ा अखबार के बारे में। 1871 में वो अखबार छपा। उसके पहले संपादक कौन थे? इसके पहले संपादक बुद्धि बल्लभ पंत थे, प्रथम संपादक। अन्य संपादक भी आगे करेंगे जब हम पत्रकारिता पढ़ेंगे। फिर इसके अलावा रैमजे के द्वारा क्या किया गया? 1867 ईस्वी के अंदर हेनरी रैमजे वो पहला कमिश्नर है जिसने तराई भाबर के विकास पर ध्यान दिया। तराई भाबर जहां हम अभी है, ये जो जगह है जहां पर हम अभी है, तराई भाबर, इसे इतिहासकारों ने मृत्यु भूमि कहा है। तुम्हें लग रहा है ये जगह रहने लायक है? कभी कोई राजा नहीं रहा यहाँ। देखो तो हाल क्या हो रहा है ना, बुरा हाल है भैया। इधर पहाड़ों में क्या स्थिति है? पहाड़ों में भाई परसों गया मैं नन्नई टिहरी, मजा आ गया बहुत। हाँ, मैं तो सोच रहा कि कहाँ मिले मौका, पर कहाँ से जाना, तो बहुत गजब। और मैं अपने दोस्त के घर चले गया रात को। एक्चुअली मैं रिश्तेदारों के यहाँ चले गया। रिश्तेदारों से मुझे थोड़ा अजीब टाइप होता है ना, बाउंड्रेशन टाइप भी होती है। तो मैं रात को ना ऐसे कहानी वहानी बना करके कि उसकी तबीयत खराब है, ये है। अब मैं उसके कमरे पे गया और उसके कमरे पे वहाँ पर 3-4 मंजिल बिल्डिंग, वो सबसे नीचे मंजिल की बिल्डिंग पे ले गया मुझे। जाते ही मेरी जुगड़ी झुर्र, पता क्यों हुई? वहाँ पंखे का वो ही नहीं है, खांचा ही नहीं था पंखे का। मैंने दोनों तीनों कमरे देखे। मैंने कहा भाई पंखा कहाँ है? तो उसने कहा यहाँ तो पंखे होते ही नहीं है। अरे मैंने कहा भाई यार पागल है क्या, कैसे रहेंगे यहाँ पे? और रात को कंबल लेना पड़ गया भाई, इतना ठंडा मौसम वहाँ पर। तो अच्छा है ना वहाँ मौसम। और यहाँ अगर तुमको ये लग रहा ना, अगर तुमको ये लग रहा है कि अभी मौसम सुधरेगा, तो भाई साहब अभी तो मौसम शुरू ही नहीं हुआ असली वाला, है ना। अभी सब लोग इंतजार किसका कर रहे हैं? और वो सबसे ज्यादा कष्टकारी है तराई भाबर में। गर्मी फन हो कोई बात नहीं, गर्मी से नहीं दिक्कत है, दिक्कत तो अब है जुलाई में। किससे? मच्छर। असली चीज तो वो है, आया तड़काया और सीधा हॉस्पिटल। यहाँ तो खेल ये भी है, अगले बस तुरंत इसके अगले महीने जुलाई और अगस्त देहरादून तराई भाबर में। अरे भाई साहब जब तक सितंबर ना आ जाए ना, असली गर्मी जो पहली बार आए हैं देहरादून। रुको तुम, अभी तुमको लग रहा कि पिक्चर तो शुरू, अरे पिक्चर तो शुरू ही नहीं हुई अभी। क्यों बोला? अब होगी असली कहानी की शुरुआत। एक बारिश हुई नहीं, उसके बाद असहनीय है यहाँ पर, इतनी उमस, ऐसा मौसम, ऐसा क्लाइमेट की आग का मन करेगा निकलो भैया यहाँ से। और ऊपर से मच्छरों की प्रॉब्लम और ज्यादा। तो ये तराई भाबर तो ऐसा था ना कि यहाँ कोई रहता ही नहीं था। तराई भाबर का विकास जिसने किया वो कौन है? रैमजे। रैमजे आया, उसने तराई भाबर में नहरों का जाल बिछा दिया। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, अब देखो बारिश के समय देखो स्थिति क्या होगी। करणपुर में रहते हैं तुम में से ज्यादातर बच्चे, बस तो देखो अब बारिश जब होगी, यहाँ तो गाड़ गदना बहते भाई। यहाँ सड़कों के हाल जो हो जाएंगे ना, तो आप देखो यहाँ तो चलना मुश्किल हो जाएगा। इतनी बड़ी बड़ी नदियाँ आ जाएंगी, किसमें? सड़कों में। तो स्थिति बड़ी खराब हो जाती है वर्षा ऋतु में। तो पहले भी बड़ी खराब होती थी। रैमजे ने क्या किया? तराई भाबर में नहरें बनाई। आपको पता है उत्तराखंड में सबसे ज्यादा नहर कहाँ पर है? देहरादून में। उत्तराखंड का वेनिस कहते हैं देहरादून को। यहाँ इतनी नहरें हैं ना, उतनी नहर उत्तराखंड में कहीं नहीं आपको मिलेगी। अंडरग्राउंड है सब। इतनी नहर होने के बाद भी वर्षा ऋतु में यहाँ हालत खराब हो जाती है। तो जब रैमजे आया तो उसने क्या क्या काम किए? सबसे पहले 1867 ईस्वी के अंदर उसने तराई भाबर के विकास की तरफ ध्यान दिया। तराई भाबर के विकास की ओर ध्यान दिया। और 1867 में तराई भाबर का विकास करते हुए उत्तराखंड में हेनरी रैमजे के द्वारा एक फोर्स बनाई गई। आपने सुना है उसकी फोर्स का नाम? क्या होता था कि जब भी आपदाएं आती थी तो आपदाओं के समय कुमाऊं में जो कमिश्नर था उसके लोगों को ही काम करना होता था। तो उसने पर्वतीय क्षेत्र में आपदाओं के समय आपदा प्रबंधन के लिए एक कमेटी बनाई। उसका नाम था हिल साइड सेफ्टी कमेटी। हिल साइड सेफ्टी कमेटी का गठन 1867 में हेनरी रैमजे के द्वारा किया गया। फिर तराई भाबर का विकास करने के लिए हेनरी रैमजे के द्वारा तराई इम्प्रूवमेंट फंड, उसने अलग से एक फंड बनाया। फंड मतलब एक कोष, एक जगह पर खूब सारा पैसा इकट्ठा किया और कहा कि इस पैसे को तराई के विकास में लगाया जाए। कभी भी तराई के विकास का प्रश्न है, आंख बंद करके रैमजे लगा देना टिक कि तराई का विकास किसने किया? रैमजे। तराई में नहरों का तराई बस तराई कभी पूछ ले। तराई और भाबर का सर्वाधिक विकास कमिश्नर रैमजे के द्वारा किया जाता है। उसने 67 में तराई भाबर का विकास करते हुए हिल साइड सेफ्टी कमेटी का गठन किया और 1883 ईस्वी के अंदर ही उसने तराई इंप्रूवमेंट फंड भी स्थापित किया।
तराई इंप्रूवमेंट फंड। वहीं दूसरी तरफ हमारे राज्य में डिबेटिंग क्लब भी था। डिबेटिंग क्लब लगातार प्रयास कर रहा था कि इस राज्य के जो लोग हैं उनके अंदर राजनीतिक जन जागृति कैसे लाई जाए, कैसे हम पॉलिटिकली लोगों को एक्टिव करें, लोग भी राजनीति में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट करें। तो ये सारी कहानी 7/7 आगे बढ़ती रही और साथ ही कहानी के आगे बढ़ते बढ़ते हम एक साल में पहुंचते हैं और वो साल था 1883, 1883। 1883 एक महत्वपूर्ण वर्ष इसलिए भी हुआ क्योंकि 1883 में एक बड़ा किस्सा हुआ। अब आप कहानी को पीछे से सुनो। क्या आपको पता है कि जब अंग्रेज भारत आए तो प्रशासन चलाने के लिए अंग्रेजों को लोगों की जरूरत थी। तो अंग्रेजों के जमाने ना जो हमारे पूर्वज थे वो अंग्रेजों के यहाँ पर जॉब करते थे, तो हम लोग अंग्रेजों के यहाँ पर नौकरी भी करते थे। जब अंग्रेजों के जमाने हम लोग नौकरी करते थे ना, तो क्या होता था, नौकरी करते समय अंग्रेजों ने एक नियम बनाया, जो भारत के लोग हैं ना, भारत के लोगों को बड़े पदों पर वो नहीं बैठाते थे। पता है आपको, जैसे इंडिया का आदमी तो उसको ग्रुप सी या उससे छोटी पोस्ट पर, तो इंडिया का आदमी सरकारी नौकरी लगता था पर वो जैसे क्या बन गया, ज्यादा से ज्यादा बाबू, बस इससे बड़े पद नहीं, IAS PCS तो बन ही नहीं सकता था। फिर आपको पता होगा विलियम बेंटिक एक गवर्नर जनरल था। तो विलियम बेंटिक वो पहला गवर्नर जनरल था जिसने कहा कि भारतीय लोग बड़े पदों पर भी जा सकते हैं। तो 1833 में विलियम बेंटिक ने यह प्रावधान कर दिया कि भारत के आदमी भी IAS PCS जैसी परीक्षाओं के तहत DM SDM बन सकते हैं। बड़े पदों पर भारतीयों का रास्ता किसने खोला? विलियम बेंटिक ने खोला। अब जब विलियम बेंटिक ने कहा कि भारत के आदमी भी बड़े बन सकते हैं, तो इंडिया में जो टैलेंटेड लोग थे ना, वो अब ICS की परीक्षा पास करके कोई DM बना हुआ है, कोई जज की परीक्षा पास कर रहा है, जज बना हुआ है। अब अंग्रेजों ने यहाँ क्या खेल खेला कि अब भारत के लोग बड़े बड़े पदों पर तो बैठे होते थे, पर अंग्रेजों ने एक नियम बनाया। क्या था नियम? जैसे एक अंग्रेज जज है, देखो जैसे मान लो जज है, दो हैं जज, हाँ, एक जज है अंग्रेज और एक जज है भारतीय, क्योंकि विलियम बेंटिक के बाद तो भारत का आदमी भी बड़ा बन सकता था। तो जैसे मान लो एक अंग्रेज है जो जज बना हुआ है, एक भारतीय है जो जज बना, तो उन्होंने क्या नियम बना रखा था अंग्रेजों ने कि जो भारतीय जज है ना, वो सिर्फ भारत के लोगों के ही मामले सुनेगा। भारत के जज की कोर्ट में अंग्रेज आदमी नहीं जाएगा, ये नियम बना रखा था। क्यों? कि अगर कोई अंग्रेज अपराधी है और उसको भारतीय जज के सामने ले गए, अब भारतीय जज ने फैसला सुना दिया, तो इसका मतलब किसने सजा दी? भारत वाले ने। किसको दी? इसलिए उन्होंने देखो क्या दिमाग लगा रखा था ना, कि अंग्रेज जो है ना, उसका फैसला अंग्रेजों के यहां ही चलेगा। अब भारत के जो जज है, अब जज तो जज है, भारत हो चाहे अंग्रेज हो, लेकिन वो कहते थे कि भारतीय जज सिर्फ भारत के लोगों के मुकदमे सुनेंगे। गलत है ना व्यवस्था? ऐसा होना चाहिए क्या? जज तो जज है, चाहे भारत का चाहे अंग्रेज का, सारे केस दो उसको। तो ये उनका नियम था। तो ब्रिटेन की संसद में इल्बर्ट नाम का उनका एक मंत्री हुआ, विपक्ष का मंत्री। तो इल्बर्ट नामक एक अंग्रेज मंत्री के द्वारा ब्रिटेन की संसद में यह मामला उठाया गया। उन्होंने कहा ये तो पूरी तरीके से गलत है। ये क्या बात है भाई साहब, ये तो आप क्या बात कर रहे हो? भारतीय जो जज है वो भी परीक्षा पास करके जज बना है, अंग्रेज जो जज है उसी परीक्षा को पास करके जज बना हुआ है। तो भारतीय जजों को भी उतने ही अधिकार दो जितने अंग्रेज जजों के पास है। इसके लिए इल्बर्ट नामक एक अंग्रेज अधिकारी के द्वारा ब्रिटेन की संसद में एक प्रस्ताव पेश किया गया, उसको बोलते हैं इल्बर्ट बिल। जब भारत के लोगों को पता चला कि ब्रिटेन की संसद में एक अंग्रेज हमारे लिए लड़ रहा है, तो हम उस अंग्रेज का सपोर्ट करेंगे कि विरोध करेंगे? पूरे भारतवर्ष में इल्बर्ट बिल का समर्थन किया गया। सबने कहा इल्बर्ट भाई जिंदाबाद, बहुत अच्छी बात कह रहा है। और 1883 में जब इल्बर्ट बिल का समर्थन किया जा रहा था, तो अल्मोड़ा वालों को पता नहीं क्या हुआ, ये भी झंडा झुंडा उठा के और चले गए, इल्बर्ट भाई जिंदाबाद। पता किसी को नहीं, कुछ इन्हें कुछ नहीं पता इल्बर्ट क्या है। इनने कहा जी सब कर रहे हैं हम भी करो। तो 1883 ईस्वी के अंदर क्या हुआ? इल्बर्ट बिल के समर्थन में, इल्बर्ट बिल के समर्थन में अल्मोड़ा में एक बैठक आयोजित की गई। अल्मोड़ा में एक बैठक आयोजित करी गई। इल्बर्ट बिल के समर्थन में होने वाली इस बैठक की अध्यक्षता भी बुद्धि बल्लभ पंत ने ही करी। तो बुद्धि बल्लभ पंत की अध्यक्षता में इल्बर्ट बिल के समर्थन में एक बैठक आयोजित करी गई। इल्बर्ट बिल के समर्थन में एक बैठक अल्मोड़ा में आयोजित हुई। प्रश्न आता है यहां से कि इल्बर्ट बिल के समर्थन में अल्मोड़ा में बैठक कब हुई थी? 1883 में हुई थी। और इस बैठक की अध्यक्षता किसने करी? बुद्धि बल्लभ पंत। हालांकि इल्बर्ट बिल के मुद्दे पर यहां चर्चा ही नहीं हुई। मजेदार बात यह है, बैठक तो हुई, इनको बेचारों को पता ही नहीं था इल्बर्ट बिल के समर्थन क्या है इल्बर्ट बिल, पर बैठक तो हुई।
बैठक में कुछ भी चर्चा हुई, पर इलबर्ट बिल के समर्थन में अल्मोड़ा में एक बैठक आयोजित करी गई और अध्यक्षता किसने करी? अध्यक्षता पंडित बुद्धि बल्लभ पंत ने करी। हमने शनिवार को बैठक करी, पिछला जो आपका शनिवार था, मीटिंग करी स्पेशली, और मीटिंग में मेरे बहुत सारे बिंदु थे, मैंने व्हाट्सएप में ग्रुप में इनको सबको भेजे थे, सारे लोगों को बैठा करके, और डिसाइडेड था, सबको मैंने कह दिया कि भाई शाम को 3 बजे मीटिंग है, तो सब लोग आए भी थे। चर्चाएं पढ़ाई लिखाई की होनी थी, कहाँ हुई? तो पढ़ाई लिखाई की चर्चा कुछ नहीं हुई, सब लोग वहां बैठे रहे और चर्चा इस बात पे हुई कि वर्ल्ड कप कौन जीतेगा इस बार। ऐसे ही थे ना बैठे हुए, तो हमने कहा चलो मीटिंग शुरू करते, तो बैठे बैठे एक ने कह दिया कि रुको मीटिंग छोड़ो, तुम ये बताओ कि पाकिस्तान वाले तो बाहर हो गए, अब कौन होगा बाहर? गुणा भाग गुणा भाग। 6:30 बजे तक मीटिंग हुई, 6:30 बजे सब समोसा चाय चुई खाए घर चले गए। अब मुद्दा कुछ था, मीटिंग कुछ और हो गई, और जब हम घर गए, घर वाले अगर हमसे पूछे कि किस मुद्दे पर मीटिंग हुई, तो हम क्या कहेंगे? कोचिंग की मीटिंग। ऐसा ही है ये इलबर्ट बिल के समर्थन में, हालांकि वो चर्चा कुछ और ही करते रहे, लेकिन इलबर्ट कुछ तो हुआ ना, बोलने को तो हुआ कि हम एक राजनीतिक मुद्दे की मीटिंग करके आ रहे हैं। तो ध्यान रखना, इलबर्ट बिल के समर्थन में ये जो मीटिंग हुई है कुमाऊं में, इलबर्ट बिल के समर्थन में ये जो मीटिंग हुई है, इसे कुमाऊं की प्रथम राजनीतिक बैठक कहा जाता है। कुमाऊं की पहली राजनीतिक बैठक किसे कहते हैं? तो इसी को कहते हैं। ये कुमाऊं की पहली राजनीतिक बैठक मानी जाती है, इसे कुमाऊं की पहली राजनीतिक बैठक माना जाता है। ये कहां से आया रे भाई? ये है बोला, कहां से जानते तुम ये? ठीक है, ये भी इलबर्ट, चलो प्रथम राजनीतिक बैठक, इसे कुमाऊं की पहली राजनीतिक बैठक कहा जाता है। चलो, इलबर्ट बिल के समर्थन में अल्मोड़ा। 83 आ गया, 84 में रेमजे चले जाएगा। रेमजे के जाने के बाद एक अलग कहानी स्टार्ट, तो कल वाली क्लास में फिर उस कहानी को करेंगे। चलो आज इतना कर दो, अब तुम चल जाओ घर।